जी बिल्कुल, इस वक्त पीटीआई की साबिका एमपी आयशा बानो साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मैडम, खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये एक पार्टी का प्रोगेटिव होता है कि पार्टी जिसको लाना चाहती है। ये खान साहब का प्रोगेटिव था ख़ास तौर पे, और खान साहब अली अमीन साहब जो हैं वो भी खान साहब की चॉइस थे। और आपने देखा कि पूरे पार्टी के वर्कर्स ने और पूरे एमपीएस ने सब ने अपना एतमाद उनके पर ज़ाहिर किया। और फिर जब अब भी फैसला था तो वो खान साहब का ही फैसला था। ये पार्टी का इंटरनल वो है, इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। पार्टी को जब लगता है और खान साहब को जब लगता है कि जिस वक्त जिस बंदे को एक पोजीशन पे होना चाहिए, तो वो ये फैसला खान साहब का है। एंड आई थिंक इंशाल्लाह इसमें खुशाइन बात है, अच्छा वो होगा। और इंशाल्लाह जिस तरह अली अमीन साहब ने भी बहुत अच्छा आके तो अपना टेन्योर में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, हमें उम्मीद है कि सुहेल अफरीदी भी इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत सुहेल अफरीदी पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में कोई काम नहीं है, और वो बार बार खुद कह रहे हैं कि जी हमारा सियासत से कोई लेन देन नहीं है। तो उनको तो आप ना घसीटे तो अच्छा होगा। आप भी ना घसीटे, हम भी नहीं घसीटते, और उनको भी नहीं चाहिए कि वो सियासत में आए। क्योंकि देखिए, जब उन्होंने जैसे ही खान साहब ने ये फैसला किया और उन्होंने आके यहाँ पर आईएसपीआर और उनके जो है डीजी आईएसपीआर साहब ने यहाँ पर आके प्रेस टॉक की, तो बड़ी मतलब एक आप देखिए, अगर एक डेमोक्रेटिक एक जमहूरी एक उसको प्रोसेस को आप एक रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी तकरीबन 80-85% से ज्यादा वोट हमें मिल चुका है। उसके बावजूद जो है वो डीजी आईएसपीआर साहब आके कहते हैं कि जी ये हम नहीं होने देंगे। तो देखिए, ये सियासी अमल और जो डेमोक्रेटिक एक जो प्रोसेस है आइन के मुताबिक, उसमें इस तरह इनकी मुदाखलत जो है वो अच्छी बात नहीं है मेरे ख्याल से। और दूसरी बात जो है, जहाँ तक फेडरल की बात है, अगर फेडरल और इवन एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि फौज भी हमारी अपनी है, कोई बाहर की तो है नहीं, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जिस तरह अभी दहशतगर्दी का एक वेव है, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि एस्टेब्लिशमेंट, वफाक और प्रोविंस वो एक ही पेज पे हो। लेकिन वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हर एक बंदा अपना किरदार आइन के मुताबिक डिफाइंड जो उनका रोल है उसके मुताबिक चले। अगर वफाक का जो काम है कि वो अपनी कंट्रीब्यूशन करें, 100 अरब एक सालाना उनका था कि वो फाटा के उसके मर्जर के बाद जो है वो देंगे, उन्होंने नहीं दिया। 5 साल से ज्यादा हो गए हैं कि वो पेंडिंग है। दूसरा, अगर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपना जो आइन के मुताबिक उनका जो डिफाइंड रोल है, दोनों अगर, और इवन प्रोविंसेस, अगर खैबर पख्तूनख्वा भी अगर अपना जो आइन के मुताबिक जो डिफाइंड रोल है वो करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ग्लिचेस नहीं है, बड़ी आसानी से जो है ना ये चीज चल सकती है। अच्छा, आपके ख्याल में अली अमीन गंडापुर को हटाने की असल वजह क्या थी? देखें, अगेन मतलब मेरे ख्याल से एक चीज हो चुकी है, उसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशन भी हो चुकी है, इसको बार बार लाने का कोई फायदा नहीं है। ये पार्टी का एक इंटरनल मामला होता है। कल को मतलब आप जिस तरह एक आपका एक इदारा है, कल को आप बड़े जर्नलिस्ट बन जाते हैं, तो क्या दूसरा बंदा आपके ऊपर एतराज करेगा? तो ये तो एक इंटरनल आपका, मैं आके आपके जो आपका वो है चैनल है उसके ऊपर एतराज नहीं कर सकती। मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं कहूँ कि बिलाल को क्यों आगे कर दिया और दूसरे को क्यों पीछे कर दिया। ये एक इंटरनल प्रोसेस है और एक इंटरनल मामला होता है हर पार्टी का। जो उनको ठीक लगता है उस वक्त के हिसाब से उनको उस वक्त आगे लाया जाता है। अगर सूबाई हुकूमत विफाक के साथ मामलात अच्छे नहीं करते तो फिर सूबा किस तरह चलेगा? हमारे तो तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो वफाक की तरफ से हमेशा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने देखा है कि जिस तरह पहले भी जिक्र हुआ कि जिस तरह हमारा ये एक 100 अरब का जो कंट्रीब्यूशन बनती थी वो नहीं दे रहे हैं, इसी तरह हमारा जो शेयर बनता है बिजली की मद में वो नहीं दे रहे हैं। तो देखें, ये इस तरह तो नहीं चलता ना सूबा। ये तो इसका मतलब ये है कि ये डिलिबरेटली इस सूबे को नाकाम करने की एक किस्म की कोशिश हो रही है। ये इस सूबे को पीछे रखने की कोशिश की जा रही है। एक तो दहशतगर्दी है। 70 साल 75 साल से इस सूबे ने जो देखा है, आपको पता है 20 साल 21 साल हम लोग किसी और की जंग लड़ते रहे हैं। फाटा और ये पाटा इस सवाल पे मैं आ रहा हूँ, आपके ख्याल में दहशतगर्दी का असल सबब क्या है और इस पर किस तरह काबू पाया जा सकता है? देखिए, दहशतगर्दी की बहुत सारी वजूहात हो सकते हैं, लेकिन इसका ये सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है ऑपरेशंस करें और आप अपने ही कोलैटरल डैमेज में अपने ही लोगों को मारें उसमें। ये इसका सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, दैट्स फॉर श्योर। क्योंकि 20 साल तक हम किसी और की जंग लगते रहे। तकरीबन 21 ऑपरेशंस ऑलरेडी बड़े ऑपरेशंस हो चुके हैं ये इन एरियाज में जहां पे दहशतगर्दी थी। क्या दहशतगर्दी खत्म हुई?
अगर नहीं खत्म हुई तो इसका मतलब है कि ऑपरेशन इसका इलाज नहीं है। दूसरा, कोलैटरल डैमेज में 80,000 से ज्यादा सिविलियन मरा है। क्या आपके पास कोई डेटा है कि कितने दहशतगर्द मरे हैं? आपके 6, 7, 8 से ज्यादा आपके सिक्योरिटी एहलकार मरे हैं। तो क्या आपका मतलब ये तो प्रूव हो गया है कि ये जिस तरीके से ये कोलैटरल डैमेज को नजर में नहीं रखते हुए जिस तरीके से ऑपरेशन हो रहे हैं, ये तो इसका सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा ये है कि देखिए, ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि दहशतगर्द आ क्यों रहे हैं। अगर चाहे बेरोजगारी की वजह है, क्योंकि देखिए जो आप मेजॉरिटी जिन लोगों को अगर पकड़ा गया है या देखा गया है, उसके बैकग्राउंड में देखें तो यही होगा कि बेरोजगारी है। दूसरा, आप मुझे बताएं कि जब बेरोजगारी होगी, नौकरी नहीं होगी, उस सूबे में, उस एरिया में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही और एजुकेशन नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? उन्होंने और सीखा क्या है? पिछले 75 साल से जिसको आप बंदूक उठाना सिर्फ सिखा रहे हैं, उनको तो सिर्फ बंदूक उठाना ही आता है। दूसरा, उन मदरसों को आइडेंटिफाई करना चाहिए जहां पे इनकी ब्रीडिंग ग्राउंड्स है, चाहे वो सूबे के, चाहे वो मुल्क के इस पार हैं या वहां पर हैं, दूसरे पार हैं, जहां पर भी हैं, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उसमें इंटरेस्ट किसका है, कौन है जो कि ये प्रॉक्सीज वॉर जो है ना उसको फैसिलिटेट करके इन लोगों को यूटिलाइज कर रहे हैं हमारी सरजमीन के खिलाफ। उन चीजों को भी आइडेंटिफाई कर। तो देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स, मल्टीपल चीजें हैं, लेकिन हमारा दहशतगर्दी के सपोर्ट बिल्कुल भी हम नहीं करते, हम दहशतगर्दों को भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम कोलैटरल डैमेज में आम सिविलियंस, बच्चों का, औरतों का, जवानों का, बूढ़ों का, एक आम सिविलियन के मरने पे हमारा बहुत एतराज। अच्छा मैडम साहिबा, अगर दोबारा कबायली इलाकों को विफाक के हवाले किया गया तो इसके क्या नताइज आएंगे? देखिए, पहले तो हम इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्यों करेंगे। दूसरा, अगर क्यों इस चीज को हम एक्सेप्ट करें, नंबर 1। नंबर 2, ये कभी भी ये सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि ये चीज जो है ना, ये पहले भी 75 साल, देखिए मर्जर तो रिसेंटली हुआ है, मेरे ख्याल से 2020 में, शायद 21 में हुआ था। पीटीआई की हुकूमत ही थी जिसमें ये मर्जर हुआ था। तो उससे पहले कौन सी कोई इतनी बड़ी वहां पे डेवलपमेंट हुई, कोई तरक्की हुई? पहले भी तो था, वफाक के पास ही था, तो कौन सा वहां पर मुआवजा हुआ और कौन सी वहां पर उनकी जिंदगियां बदली? कौन सा? जब तक आप वहां पर उनको उनका शेयर नहीं देंगे, आप वहां पर लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं देंगे, तालीम नहीं देंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे, ये इलाका डिप्राइव रहेगा। यहाँ पे हमें चैलेंजेस फेस करने होंगे। आपके ख्याल में बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई के लिए क्या पीटीआई क़यादत कोई फैसला कुन तहरीक चला सकती है या नहीं? क्यों नहीं चला सकती? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, तहरीक तो हमारी मजबूरी बनेगी, क्योंकि कोर्ट्स, अदालतें आपने देख ली हैं कि अदालतों से हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। थोड़ा बहुत जो रिलीफ मिल भी जाता है, छोटे छोटे उसमें इंटरवल्स में, मतलब एक केस को लटका के पिछले 3 साल से तकरीबन 300 से ज्यादा शायद अब तो केसेस बन चुके हैं खान साहब के ऊपर, जिसमें 280 केसेस जो है ऑलरेडी उनका फैसला भी आ चुके हैं और उसमें खान साहब बेगुनाह साबित हो चुके हैं। तो देखिए कि जो आगे की भी केसेस बनने जा रहे हैं, खान साहब जेल में और उनके ऊपर फिर भी केस बन जाता है। तो देखिए, अदालतें, हमारा तो एक जो कहते हैं ना कि हमारा एक है, हम तो अदालतों की तरफ देखते हैं, क्योंकि लीगल कोर्स तो हम नहीं छोड़ सकते। अदालतों का तो हम इंसाफ तो मांगेंगे, वो तो हमारा हक है कि हम मांगे इंसाफ खान साहब की रिहाई के लिए। लेकिन यह है कि अगर खान साहब की रिहाई अदालतें हमें रिलीफ नहीं देती है, तो फिर जाहिर है फिर पब्लिक भी, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी जो जिसको वोट मिला था ये 8 फरवरी 2024 को, सबसे बड़ी पार्टी की लीडर को बगैर किसी ना हक सियासी इंतकाम की उसके ऊपर उनको जेल में रखा गया है। तो आप मतलब जाहिर है फिर ये तो हम मतलब मजबूरन अगर हमें एक नहीं रास्ता मिलता तो फिर तहरीक का आगाज तो करना पड़ेगा। जाहिर है वो ऑलरेडी आपने देख लिया है कि हम लोग मोबिलाइजेशन भी कर रहे हैं। पिछले तकरीबन 2-3 सालों से इलेक्शन के बाद से कॉन्स्टेंटली हम लोग जो है मोबिलाइज्ड, अपने वर्कर्स को, सपोर्टर्स को हम लोगों ने मोबिलाइज रखा हुआ है। अच्छा, इमरान खान और बुशरा बीबी पर जो गैर इंसानी सलूक उसके साथ हो रहे हैं, क्यों पीटीआई आलमी अदालत से इंसाफ क्यों नहीं मांग रहे हैं? देखिए, बात यह है कि आलमी अदालत, हमें अपनी अदालत को पहले रुजू करना चाहिए ना, कि पहले तो हम अपनी अदालत, मैं तो लीगल एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, मैं उसका ये नहीं कह सकती हूँ कि आलमी अदालत हम जाएं तो वो कितना बाइंडिंग होगा। अब हमारे मुल्क और हमारे मुल्क के जो पावर कॉरिडोर्स में बैठे हुए जिनके हाथ में छड़ी है, तो आपको क्या लगता है कि वो जो है आलमी अदालत का फैसला मानेंगे क्या? वो हमारे जिस तरीके से यहाँ पर आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मैं तो कहती हूँ कि जब मतलब पिछले 3 साल में अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से अब तक दर्जनों के हिसाब से जो पे बैठे हुए हैं वो उनके ऊपर आर्टिकल 6 लग जाना चाहिए था। लेकिन ये कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हम जब देखें 26वीं तरमीम को अगर हम अपोज कर रहे थे तो यही वजह थी कि ऑलरेडी हमारा जो इंसाफ का जो एक निज़ाम है, वो आपका एक रूल ऑफ लॉ का जो एक इंडेक्स होता है उस पर 139 पे पहुंच चुके हैं, जो कि बहुत ही लो है। और 26वीं तरमीम
तरमीम के बाद आप यकीन करें कि जुडिशरी का कोई ग्राफ ऊपर नीचे आएगा, ये और भी नीचे आएगा, क्योंकि आपने जुडिशरी को बांध दिया है, किसी की बांदी बना दिया है, मतलब वो किसी की मर्जी पे चलेंगे। जाहिर है अगर मैं किसी को लेकर आऊंगी और फेवरेटिज्म करूंगी और सीनियोरिटी और मेरिट और उसके ऊपर नहीं होगा तो हम कोर्ट से क्या तवक्को रख सकते हैं। तो अभी भी हमारी जो है ना एक्सपेक्टेशंस तो अपनी कोर्ट से ही है, अदालतों से ही है, बिकॉज वो वही वाली बात है कि हम पुरअमन तरीके से इस चीज को रिजॉल्व करना चाहते हैं। खान साहब ने भी यही फैसला किया है कि जी जितने केसेस करने हैं वो करें, लेकिन लीगल प्रोसेस को तो आगे चलने दें। अब अलकादर ट्रस्ट का अगर आप देखें, तकरीबन साल हो गया है, शायद साल से भी ज्यादा हो गया कि पहले तो हेयरिंग के लिए डेट ही नहीं दी जा रही थी। तो उसका मतलब क्या है कि जो आम केसेस हैं, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है, हम तो फेवरेटिज्म तो नहीं मांग रहे, लेकिन एक लीगल प्रोसेस का एक नॉर्मल तरीका है, उसको तो चलाने दे। जब वो नहीं चल रहा तो फिर आप और हमारा तो मेरे ख्याल से हमारा तो फिर बेड़ा ही गर्क है अगर हम लोग कहीं फंस गए इनके आगे।